हेलो, क्या हाल है बच्चों? और सब ठीक ठाक? चलिए, सब ठीक ही होना चाहिए। वही पैटर्न है हमारा जो क्लास का है, हमने सोचा आज उसी पैटर्न को लागू कर लिया जाए। तो चलिए, आज हम पार्ट 6 छठवां भाग शीत युद्ध के दौर का पार्ट 6 देख रहे हैं। उसमें हम क्या पढ़ेंगे? भारत और शीत युद्ध। अब हम भारत की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? भारत की बात। किसके अंतर्गत? शीत युद्ध के अंतर्गत। यानी कि हम देख रहे हैं, भारत को देख रहे हैं। किसको देख मुख्यतः किसको देख रहे हैं? भारत को देख रहे हैं। ठीक है, क्या था भारत, कैसा था भारत, किस दौरान? शीत युद्ध के दौरान। तो देख लेते जरा भारत की कैसी भूमिका रही। क्या भारत की भूमिका को देखते हैं। क्या भूमिका निभाई भारत ने? कब? शीत युद्ध के दौरान। तो पहली भूमिका क्या रही इसकी? सबसे पहले इसने क्या काम किया? देखो, ये महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग रहा। इसकी भूमिका देखिए शीत युद्ध के दौरान भारत की खेमेबाजी से अलग। बस इतना ही लिख रहा हूं। और किसकी खेमेबाजी से अलग? महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग। अरे महाशक्तियां समझ गए ना? अमेरिका, अब पूरा नहीं लिखा मैंने, समझ जाइए, और सोवियत संघ, बस इतना ही। अब तो आपको नाम रट गए होंगे। भारत महाशक्तियों की खेमेबाजी से अलग रहा। महाशक्तियों में अमेरिका और सोवियत संघ। इन महाशक्तियों की खेमेबाजी से भारत ने स्वयं को अलग क्यों रखा होगा? क्योंकि भारत अभी अभी आजाद हो रहा था। आपको पता ही है, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुआ और भारत 1947 में आजाद हुआ। तो भारत को भी कहीं ना कहीं चिंता सता रही थी कि हम अभी अभी आजाद हुए हैं, हमारी अपनी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, हम इन समस्याओं से लड़े या फिर महाशक्तियों की गुटबाजी से लड़े। तो इसलिए भारत ने अपने आप को इनकी खेमेबाजी से क्या किया? अलग किया। दूसरी भूमिका, भारत खुद नव स्वतंत्र देश था, तो भारत ने क्या किया? जो दूसरे नव स्वतंत्र देश हैं, सिर्फ यहां पर देखिए, मैं नव स्वतंत्र लिख रहा हूं, नव स्वतंत्र देश। भारत ने क्या किया? जो दूसरे नव स्वतंत्र यानी कि जो नए स्वतंत्र हो रहे हैं, उन देशों को महाशक्तियों के गुटों में जाने से रोका। उसने पुरजोर विरोध किया, बहुत विरोध किया कि किसी भी हाल में ये जो नवोदित राष्ट्र हैं, विश्व मानचित्र पर अभी अभी उभर रहे हैं, इनको किसी भी तरीके से हमें कहा नहीं जाने देना है, महाशक्तियों के गुटों में नहीं जाने देना है। क्यों? इससे क्या होगा? इससे इन राष्ट्रों के समक्ष भी अनेक प्रकार के संकट आने की संभावनाएं थी। तो दूसरी भूमिका क्या कि नव स्वतंत्र देशों के लिए, किसके लिए? नव स्वतंत्र देशों के लिए इन्होंने एक सक्रिय भूमिका निभाई। कैसी भूमिका निभाई? सक्रिय भूमिका निभाई, बिल्कुल सक्रिय भूमिका। ठीक है, तीसरा काम क्या किया? देखिए, तीसरा काम इस दौरान मध्यस्थता भूमिका क्या रही भारत की? मध्यस्थता की भूमिका रही। कैसी भूमिका रही? मध्यस्थता की भूमिका रही। किसकी रही मध्यस्थता की भूमिका? भारत की भूमिका रही मध्यस्थ के रूप में। भारत ने क्या किया कि महाशक्तियों के बीच जो भी अनबन हो रही थी, महाशक्तियों के बीच जो भी अनबन, जो भी टकराव की स्थिति हो रही, भारत उसमें मध्यस्थता करने चलता। कभी स्वयं मध्यस्थता के लिए आगे आ जाता, कभी गुट निरपेक्ष देशों के बाकी गुट निरपेक्ष संगठन के बाकी देशों को मध्यस्थता करने के लिए प्रोत्साहित करता। इसके साथ साथ भारत ने क्या किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सक्रिय सहयोग करता रहा और उस सक्रिय सहयोग के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ को इन दोनों की गुटबाजी रोकने के लिए भी प्रेरित करता रहा। समझ गए आप लोग? तो मध्यस्थता की। फिर देखिए भारत ने क्या किया, जो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई। अब इसको समझिए, भारत ने जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई वो निष्क्रिय नहीं थी। मैंने क्या कहा? जो गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई वो क्या नहीं थी? निष्क्रिय नहीं थी और नकारात्मक भी नहीं थी। ध्यान से समझिए इस बात को। भारत ने गुट निरपेक्षता की जो नीति अपनाई वो निष्क्रिय भी नहीं थी, नकारात्मक भी नहीं थी और पलायन की ये तीनों नहीं थी। ध्यान से समझिए। आप क्या देख रहे हैं? भारत की भूमिका किस दौरान? शीत युद्ध के दौरान। तो भारत की जो गुट निरपेक्षता की नीति, कौन सी? गुट निरपेक्षता की नीति, ठीक है ना? भारत की गुट निरपेक्षता की नीति निष्क्रिय भी नहीं थी, नकारात्मक भी नहीं थी और पलायनवादी भी
नहीं थी। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या थी फिर? भारत की भूमिका थी बिल्कुल सक्रिय भूमिका। भारत की भूमिका गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौरान कैसी थी? सक्रिय भूमिका थी। कैसी भूमिका? सक्रिय हस्तक्षेप की भूमिका। सक्रिय हस्तक्षेप की भूमिका। क्या कहा हमने आपसे? सक्रिय हस्तक्षेप की भूमिका। भारत की भूमिका कैसी थी? सक्रिय हस्तक्षेप की भूमिका। यानी कि भारत ने अपने आप को शीत युद्ध में जो गुटों की होड़ हो रही थी, उस गुटों की होड़ से अलग नहीं रखा। इसने किसी घटना के सही और गलत होने पर अपना विचार दिया। क्या कहा मैंने? कोई घटना अगर वैश्विक पटल पर हो रही है तो उस घटना के सही और गलत होने पर अपना विचार प्रस्तुत किया। मान लो कोई घटना हो जाती है तो उस घटना को अच्छी होगी तो अच्छा कहा और बुरी होगी तो बुरा कहा। इसका मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं? सक्रिय हस्तक्षेप कर रहे हैं। और हम चुपचाप हो जाएं, कुछ ना बोले, मेरे सामने कुछ भी हो रहा है चुपचाप, तो क्या हो गई? निष्क्रियता हो गई। लेकिन भारत ने वैश्विक पटल पर जो जो घटनाएं घटित होती रही उन सबके बारे में अपनी अपनी राय प्रकट की। तो हमने क्या देखा? ये 4 बिंदु देखे। एक और 5वां बिंदु है भूमिका। भूमिका के अंतर्गत 5वां बिंदु है, मैं इसको क्लियर कर देता हूं, यहीं पर आपको 5वां बिंदु भी समझा देता हूं। देखो इसने क्या किया, ये 5वां पॉइंट है। जो संगठन थे, ध्यान से समझिए, संगठन कैसे? संगठन क्षेत्रीय संगठन और अंतरराष्ट्रीय संगठन। ध्यान से समझिए, जो संगठन थे कैसे? क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय। कौन से वाले? वो क्षेत्रीय और वो अंतरराष्ट्रीय संगठन जिनका अमेरिका और सोवियत संघ तथा इसके साथ साथ बाकी जो इनके गुट में शामिल देश थे उनसे कोई संबंध नहीं था। भारत ने क्या किया? इन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में जो बाकी देश थे उनको भी इनके साथ संबंध मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। और एक गुट अलग से निर्माण करते रहे। किस चीज का? इनके विरोध में। विरोध का मतलब ये हो गया कि इनकी जो लड़ाई हो रही है, इनकी वजह से विश्व का माहौल जो बिगड़ रहा है, विश्व में तनाव की घटनाएं हो रही है, तनाव का माहौल बन जा रहा है, उस तनाव के माहौल को रोकने के लिए क्या करते थे? इन क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठनों का भी सहयोग लिया जाता था। तो ये 5 बिंदु हमने आपको समझाए। इसके द्वारा भारत ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? वैश्विक पटल पर। तो उम्मीद कर रहा हूं ये 5 पॉइंट आपको समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं भाई कि इसका गुटनिरपेक्ष आंदोलन का क्या लाभ भारत को मिला। ठीक है, क्या लाभ भारत को मिला या फिर इससे क्या हानियां इसको हुई, तो इसको क्लियर कर देते हैं हम। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का देखिए, हमें 2 लाभ जो हमारी किताब में दिए हैं, अभी हम उन्हीं की बात करेंगे। तो उस समय शीत युद्ध के दौरान भारत को क्या हुआ? क्या मिले? 2 लाभ मिले। कौन कौन से लाभ मिले देख लेते हैं। पहला, क्या हमारे यानी कि क्या सकारात्मक रहा शीत युद्ध के दौरान भारत की इस जो नीति थी, भारत की जो नीति थी महाशक्तियों के प्रति। अभी देखी ना हमने भूमिका देखी अभी हमने, तो वो क्या थी? एक नीति थी किसके प्रति? महाशक्तियों के प्रति। तो उस नीति का भारत को क्या फायदा मिला, उससे क्या सकारात्मकता रही? तो देखो क्या सकारात्मकता रही। मैं एक कीवर्ड लिख देता हूं, फैसला। ठीक है, इसको समझिए। मैंने सिर्फ यहां पर क्या लिखा? फैसला या पक्ष। क्या हुआ कि महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने के कारण भारत अपना फैसला ले सकता था। क्या कहा मैंने? अपना फैसला ले सकता था और अपना पक्ष रख सकता था। ध्यान से सुनिए, भारत क्या कर सकता था? अपना फैसला ले सकता था, अपना पक्ष रख सकता था। कोई चीज सही है, कोई चीज गलत है, उसके बारे में अपना स्पष्ट बयान दे सकता था। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का पहला फायदा या पहला सकारात्मक चीज भारत को क्या मिली? उसने अपने फैसले लिए और अपना पक्ष लिया और अंतरराष्ट्रीय मामलों पर खुल करके बोला। यानी कि जो उसे सही लगा उसको सही कहा और जो गलत लगा उसको गलत कहा। तो पहला फायदा आपका ये हुआ। फिर हमको क्या मिलता है? दूसरा फायदा क्या हुआ?
इसने संतुलन बनाया अपने लिए। इसने क्या किया? अपने लिए संतुलन बनाया। अपने लिए क्या किया? संतुलन बनाया। कैसा संतुलन बनाया अपने लिए? देखिए, ये दोनों महाशक्तियां हैं, अब लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों की दोनों क्या होंगी? महाशक्तियां। तो भारत न तो इसके साथ शामिल हुआ और न ही इसके साथ शामिल हुआ। तो हम क्या समझा रहे हैं बच्चों आपको? संतुलन। तो ना तो सोवियत खेमे में भारत शामिल हुआ और ना ही अमेरिकी खेमे में भारत शामिल हुआ। ठीक है, तो इसका क्या फायदा हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि सोवियत संघ और अमेरिका, ध्यान समझिए, ये और ये दोनों के दोनों भारत के प्रति आकर्षित रहे, भारत को क्या करते रहे? अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहे। जैसे मान लीजिए ये सोवियत संघ एक बार कोशिश कर रहा है, ये सोवियत संघ क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। तो इसका क्या हुई? कोशिश कर रहा है, हमने इससे जो इसने हमें थोड़ा बहुत लाभ दिया, हमने उस लाभ को भी ले लिया। फिर ऐसे ही हमको अमेरिका ने भी किया, थोड़ा बहुत लाभ दिया, हमने लाभ ले लिया। कई कई बार ऐसा हुआ कि अमेरिका ने हमारे साथ रिश्तों को अच्छा ना करके पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे कर दिए। तो हमने क्या किया? हमने अपना झुकाव थोड़ा सा सोवियत संघ के प्रति दिखा दिया। समझ गए? यानी क्या कर रहे हैं? दोनों महाशक्तियां हमको लेकर के निश्चिंत नहीं थी कि ये किस पक्ष में जाएंगे। दोनों महाशक्तियां हमको लेकर के निश्चिंत नहीं है, वो हम पर धौंस जमाने की स्थिति में भी नहीं है कि इन पर धौंस जमाई जाए, और हमें हमको लेकर वो कुछ, उनका माइंड मतलब क्या है? खाली है एक तरीके से, कि उनको समझ नहीं आ रहा कि ये जो देश है ये किस तरफ जाएगा। तो इसका फायदा मिला, यानी कि इन्होंने हमारे लिए जो जो काम किया हम दोनों के फायदे लेते रहे, दोनों से फायदे लेते रहे। अमेरिका भी अगर भारत के लिए कुछ काम करता हम उस फायदे को भी लेते रहे, और सोवियत संघ भी कुछ काम करता तो उसके फायदे लेते रहे। ये बात जरूर है कि शीत युद्ध के दौरान हमारा जो झुकाव था वो ज्यादातर सोवियत संघ के प्रति देखा गया, क्योंकि अमेरिका का झुकाव पाकिस्तान की तरफ था। तो पाकिस्तान और भारत क्या है? आपस में जरा ठीक ठाक उतनी है नहीं, ये बात आप समझते हैं। तो हमने क्या किया? दोनों देशों के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की, और महाशक्तियां हम इसको लेकर क्या थी? निश्चिंत नहीं थी कि किस पक्ष में जाएगा। तो ये देखिए, जो हमारी किताब में जो फायदे दिए गए उन्हीं की हमने यहाँ पर चर्चा की है। इसके पश्चात अब आलोचना भी होती है। क्या कहा मैंने आपसे? आलोचना भी होती है। किस चीज की आलोचना? भारत की गुटनिरपेक्षता नीति की आलोचना भी की जाती है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की क्या की जाती है? आलोचना। अब आलोचना के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है? आलोचना के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो क्या है? सिद्धांत विहीन है। क्या कहा? सिद्धांत विहीन है, यानी कि इसका कोई सिद्धांत नहीं है। एक तरीके से आप समझ लीजिए थाली का बैंगन जिसको कहते हैं। थाली का बैंगन का मतलब होता है सिद्धांत विहीन व्यक्ति। तो भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या कहा जा रहा है? सिद्धांत विहीन कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही बात नहीं कर रहा है। भारत अंतरराष्ट्रीय मामलों में सही बात नहीं करता है। वो अपना हित देखते हुए, वो क्या? अपना हित देखते हुए कभी अमेरिका की तरफ तो कभी सोवियत संघ की तरफ अपना झुकाव करता रहा है। मैंने अभी आपको बताया, भले ही भारत का झुकाव क्या था? ज्यादातर सोवियत संघ की तरफ था, लेकिन किसी किसी समय सोवियत संघ के साथ हल्की फुल्की टकराव की स्थिति में क्या किया? अमेरिका की तरफ, या फिर भारत के पास कोई संकट आ गया तो उस समय अमेरिका की तरफ रुझान करना पड़ा। जैसे 1971 की बात हो गई, बांग्लादेश संकट के समय, फिर 1952 में भी इसी तरीके से कुछ संकट आए। तो भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति है उसको क्या कहा जा रहा है? सिद्धांत विहीन कहा जा रहा है। तो पहली आलोचना ये हो गई, ठीक है। दूसरा, भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति को क्या कहा जा रहा है? अव्यावहारिक। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? कहा जा रहा है कि भारत का जो व्यवहार है, भारत का जो व्यवहार है वो व्यवहार स्थिर नहीं है। भारत का व्यवहार क्या नहीं है? स्थिर नहीं है। वो क्या है? अव्यावहारिक है। वो कभी
एक तरफ की बात कर रहा है, कभी दूसरे। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब 1971 का बांग्लादेश संकट आता है। 1971 का कौन सा संकट आता है? बांग्लादेश संकट। उस समय बांग्लादेश संकट के समय भारत क्या करता है? सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि कर लेता है अगस्त 1971 में। अगस्त 1971 में भारत सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि कर लेता है। और मित्रता की इस संधि को जैसे ही भारत करता है तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक बात उठती है और उनके द्वारा ये बात कही जाती है कि भारत सोवियत खेमे में शामिल हो गया है। लेकिन भारत इस बात का जवाब देता है, कहा कि हम सोवियत खेमे में शामिल नहीं हुए। लेकिन 1971 का जो बांग्लादेश संकट हमारे सामने आया है, इस समय हमको राजनीतिक और सैन्य दोनों प्रकार की सहायता की आवश्यकता है। राजनीतिक और सैन्य सहायता के लिए हमने सोवियत संघ से मित्रता की 20 वर्षीय संधि की है। बात समझ आ गई आपको? तो ये था दूसरा पॉइंट, यानी कि 2 आलोचनाएं हैं इसकी और 2 आपको सकारात्मकता जो हमारी किताब में दी उसी का भी हमने क्या किया, यहाँ पर जिक्र किया है। ठीक है, अब देखिए ये पार्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर अगला जो पार्ट होगा हमारा, उस पार्ट में हम प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। अगले पार्ट में हम क्या करेंगे? प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। उम्मीद कर रहा हूं आप सबने ये सारा पार्ट कवर कर लिया होगा। अब आज जैसे ये वीडियो खत्म होता है उसके बाद आप ये पार्ट में कवर कर लेंगे, इसके पश्चात आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। और अगले पार्ट में हम मिलेंगे इस पार्ट के प्रश्न उत्तरों के साथ। धन्यवाद।